हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएन में। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का एक लास्ट वाला पॉइंट जो है बर्थ कंट्रोल। सो बर्थ कंट्रोल के इनिशियल वाले जो मेथड्स थे सो हमने देख लिए हैं। सो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। सो इसमें फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल या फिर ओरल डिवाइसेस। इसका मीनिंग होता है सिंपल, फिजियोलॉजिकल मीन्स जिसे हम खा पी सकते हैं, इस टाइप के। सो फिजियोलॉजिकल या फिर ओरल डिवाइस में फर्स्ट आता है सम ओरल पिल्स और द टैबलेट। एक्चुअली इसे नॉर्मली पिल्स कहा जाता है। ओके, सो ये क्या होते हैं? टैबलेट्स होते हैं कुछ। इस टैबलेट में कंटेंट होता है सम प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इनहिबिट द प्रेगनेंसी। और ये क्या करते हैं? ये प्रेगनेंसी को इनहिबिट करते हैं या फिर रोक देते हैं। सो बेसिकली सहेली नाम का ये वाला जो ब्रांड है, सो ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कॉमनली हमारे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है एंड आल्सो इंडियन गवर्नमेंट भी इसको प्रोवाइड करने में हेल्प करती है एट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। एंड अनदर है ये मालाडी। सो इसमें ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ही होती है और इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ यही होता है जो हार्मोन्स हमारे रिलेटेड होते हैं फॉर द प्रेगनेंसी। इन सभी का कुछ स्पेसिफिक अमाउंट होता है कॉन्सेंट्रेशन में एंड ये अल्टीमेटली ये इनहिबिट करते हैं फर्टिलाइजेशन को। देन वही जो ये जो पिल्स होते हैं इसमें क्या होते हैं? सो ये पिल्स कंटेन करते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को एंड दैट्स वाई ये इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन को। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा देन देयर विल बी नो चांस ऑफ द प्रेगनेंसी एंड यहाँ पे कंसेप्शन भी, यानी कि प्रेगनेंसी फिर नहीं हो पाती। ये और क्या करते हैं? ये कुछ चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सर्वाइकल म्यूकस होता है इसकी क्वालिटी को अल्टर करते हैं एंड दैट्स वाई यहाँ पे स्पर्म की एंट्री भी रोक दी जाती है या फिर इनहिबिट की जाती है। सो दिस सहेली पिल्स ये प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम द नेशनल फैमिली प्रोग्राम एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इन द इंडिया। देन अनदर और कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं? सो एक इम्प्लांट नाम का एक कंसेप्ट होता है। सो इम्प्लांट में क्या होता है? सो सिंपल, इम्प्लांट का मीनिंग होता है एक ऐसा फॉर्मुलेशन जो फॉर्मुलेशन बीनीथ द स्किन, इसे बीनीथ द स्किन रखा जाता है, यानी स्किन के नीचे प्लेस किया जाता है एंड देन इसको कवर कर दिया जाता है नॉर्मली। ये क्या करता है? सॉरी। सो ये जो इम्प्लांट्स होते हैं अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, सो बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट क्या करने वाले हैं? अगेन इट विल कंटेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन और ये इम्प्लांट स्लोली ये जो हार्मोन्स होते हैं इसको काफ़ी स्लोली रिलीज करते हैं। यानी अगर एक बार इस इम्प्लांट को लगा दिया देन इट कैन प्रिवेंट द प्रेगनेंसी अप टू 3 to 4 years। ओके, सो ये इम्प्लांट क्या करते हैं? फिर 3 से 4 साल तक इसमें जो स्टोर किया हुआ रहता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इसको कंटिन्यूअसली स्लोली रिलीज करते हैं एंड दे ब्रिंग इनहिबिशन फॉर द फर्टिलाइजेशन। और फिर ये प्रेगनेंसी को होने नहीं देते। बट हाउएवर ये भी मेथड इतना सही नहीं होता बिकॉज इसको साइड इफेक्ट्स काफ़ी होते हैं। साइड इफेक्ट्स में बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं विच बेसिकली इंक्लूड सम चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके जो ब्रेस्ट होते हैं सो यहाँ पे कुछ टेंडरनेस आ जाता है। देन हेवी ब्लीडिंग होती है या फिर काफ़ी मिनिमम ब्लीडिंग होती है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। देन इन सब का एक कंबाइन इफेक्ट ये होता है कि फीमेल की बॉडी में आइदर वेट गेन होता है या फिर आइदर वेट लॉस हो जाता है। सो ये सब कुछ एडवर्स इफेक्ट इस सभी बर्थ कंट्रोल में दिखाई देते हैं। देन परमानेंट वाला एक मेथड होता है। परमानेंट वाले मेथड में सिंपल हमने स्टडी किया है अबाउट दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो परमानेंट में ये होता है कि जो फीमेल के ये फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, सो फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है? अगर यहाँ पे स्पर्म आ भी गया देन इसको गेटवे नहीं मिलता स्पर्म को, वो एग के पास नहीं जा सकता एंड फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। सेम वे में यहाँ मेल में जो वास्ट डिफरेंस के जो 2 ट्यूब होते हैं सो इस ट्यूब को कट कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है। इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे कोई स्पर्म ही नहीं आएगा। ओके, सो दिस आर द परमानेंट मेथड्स। यानी इसमें एक ऑपरेशन किया जाता है, इट इज़ एक माइनर सर्जरी होती है एंड दिस प्रोसीजर इंक्लूड माइन्यूट सर्जरी और ये परमानेंट मेथड होता है। हाउएवर इसको रिवर्स भी किया जा सकता है
बट इट इज़ अ परमानेंट मेथड एंड इसमें 100% गारंटी होती है अबाउट द बर्थ कंट्रोल. सो इन केस ऑफ मेल इट इज नोन एज वैसेक्टोमी बिकॉज वासा डिफरेंस को कट किया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वैसेक्टोमी. एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी बिकॉज फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है. देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट होता है जो प्रिस्क्राइब करता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. यानी कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो नहीं चाह रही है इस प्रेगनेंसी को कंसीव करना, देन कौन कौन से क्राइटेरिया वहाँ पे फॉलो होने चाहिए फॉर द अबॉर्शन. यानी सिंपली ये एक्ट हेल्प करता है फॉर द अनवांटेड प्रेगनेंसी. अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है देन इसको टर्मिनेट करने के लिए क्या करना चाहिए या फिर मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, इस क्राइटेरिया को इस एक्ट में मेंशन किया गया है और इसे कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. सो ये इसेंशियल होता है इन केस ऑफ अगर फीटस के डेवलपमेंट में कोई एबनॉर्मेलिटी है या फिर ये पता चलता है कि जो फीटस आने वाला है, सो ये जो फीटस है इसका हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं है आइदर फिजिकल या फिर मेंटल. और इस केस में हो सकता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि इस टाइप का कोई डिफेक्टिव फीटस को या फिर इन्फेंट को जन्म देने से अच्छा है कि इसे यहीं पे ही स्टॉप कर दिया जाए. सो इन केस में डॉक्टर भी सजेशन देते हैं दैट जो फीटस आने वाला है ये हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है, सो यू कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. सो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं, ओनली अंडर दैट क्राइटेरिया कोई फीमेल का मेडिकल टर्मिनेशन करता है. सो इसमें एक आता है कि मेडिकल टर्मिनेशन के लिए जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, सो इट इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. पहले ट्राइमेस्टर तक ही मेडिकल टर्मिनेशन या फिर एबॉर्शन किया जा सकता है, इसके बाद नहीं किया जा सकता. अदरवाइज इसका जो इफेक्ट होता है ये डायरेक्टली होता है जो भी मदर है या फिर जो भी लेडी है इसके हेल्थ के ऊपर. सो दैट्स वाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही एबॉर्शन किया जा सकता है. सेकेंडली अगर मेडिकल टर्मिनेशन करना है देन ये कंपलसरी होता है कि ये सब अंडर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर होना चाहिए, यानी कि डॉक्टर के सजेशन के साथ ही ये सब चीज़ें होनी चाहिए. अगर और कब हो सकता है, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी अगर कोई केस है जहाँ पे रेप वगैरह जैसा कंडीशन है, सो इस टाइम पे मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के अंडर यहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है. सेकेंडली कि अगर ऑलरेडी बाय मिस्टेक कहीं पे प्रेगनेंसी हो रही है और जो फीमेल है ये विलिंगली यानी ये खुद से चाहती है कि उसे ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, इस टाइम पे भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है. बट हाउएवर अगर बस कोई फीटस का सेक्स डिटरमाइन कर रहा है कि मेल है या फीमेल एंड देन टर्मिनेट करे, सो ये यहाँ पे ऑफेंस हो सकता है यानी गुनाह हो सकता है. सो ये सब मेडिकल टर्मिनेशन के अंडर नहीं आता. ओके, सो चलिए चलते हैं आगे. एमनियोसेंटेसिस. अभी एमनियोसेंटेसिस क्या है, ये वही वाला टेस्ट है जिसे यूज़ करके हम फीटस के हेल्थ स्टेटस के बारे में पता कर सकते हैं. यानी कि जब फीटस किसी वुम्ब में है, प्रेग्नेंट लेडी के वुम्ब में ही है, इस टाइम पे इसका हेल्थ कैसा है, फिर वो चाहे मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, इन दोनों हेल्थ को डिटरमाइन किया जा सकता है यूजिंग दिस एमनियोसेंटेसिस. इसकी एक ब्रीफ डायग्राम आपको बुक में दिया है. सिंपल एक इंजेक्शन के हेल्प से जो भी एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसे बाहर लिया जाता है, देन इसका डायग्नोसिस किया जाता है और इसके डायग्नोसिस से हमें इसके जेनेटिक्स के बारे में पता चलता है. साइमल्टेनियसली इसी टाइम पे उसके सेक्स जीन के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है. और इसका इलीगल यूज़ होता है टू डिटरमाइन द सेक्स और फीटस को मार देना वगैरह ये सब चीज़ें होती है. सो दैट्स वाई एमनियोसेंटेसिस भी अंडर एमटीपी आता है. यानी अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना है देन एमनियोसेंटेसिस की रिपोर्ट्स चाहिए कि हाँ भाई कहीं पे एक्चुअल में फीटस में कोई डिफेक्ट है. सो इस टाइम पे एमनियोसेंटेसिस के रिपोर्ट्स को कंसिडर किया जा सकता है फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. बट कहीं पे भी सेक्स डिटर्मिनेशन करना किसी भी केस में किसी भी हालत में लीगल नहीं माना जाता, ये ऑलवेज एक क्राइम ही होता है. देन सम सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिसीजेस के बारे में आपको दिया गया है. अभी सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिसीजेस यानी ऐसे डिसीजेस जो किसी अफेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स करने के बाद या फिर सेक्सुअली कांटेक्ट होने के बाद ट्रांसमिट हो सकते हैं, जो कि मेजरली इंक्लूड करते हैं डिसीजेस लाइक HIV, एड्स, गोनोरिया एंड सिफिलिस. सो ये सब डिसीजेस एक्चुअल में जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है इसका इन्फेक्शन होता है.
एंड दैट्स वाई अगर किसी इस टाइप के इफेक्टेड या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ किसी का कांटेक्ट आता है, देन यहाँ वहाँ पे चांसेस होते हैं कि सेम वाला इन्फेक्शन दूसरे पर्सन को भी कैरी होगा। ये उतना ही कॉमन है जिस तरह से अगर हमारे घर में किसी को सर्दी बुखार हो जाता है या फिर कुछ वायरल होता है तो वो काफ़ी कॉमनली पूरे फैमिली में फैल जाता है। सो उसी तरह से अगर सेक्शुअल ट्रैक में कहीं पे कोई इन्फेक्शन है, मीन्स आइदर वो गोनोरिया है, सिफिलिस है या फिर HIV एड्स टाइप कोई डिसीज़ है, सो ये डिसीज़ सेक्शुअली ट्रांसमिट हो सकता है। यानी इस तरह के अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट होता है देन देयर इज ट्रांसमिशन ऑफ सच डिसीज टू द अदर पर्सन। सो इस टाइप के डिसीजेस का ट्रांसमिशन ना हो इसलिए कुछ मेजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाइल सेक्स कॉन्डोम टाइप का कोई एक बैरियर यूज करना चाहिए विच विल प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ सच डिसीजेस। ओके, एंड नेक्स्ट होता है दैट एक रेगुलरली चेकअप वगैरह, हेल्थ स्टेटस चेक करना, ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। देन इन STD यहाँ पे आपको सिफिलिस एंड गोनोरिया दो डिसीज दिए गए हैं। सो इनका कॉजेटिव एजेंट, फर्स्ट हम सिफिलिस के बारे में देखते हैं। सो सिफिलिस में कॉजेटिव एजेंट होता है ट्रिपोनेमा पैलेडियम विच इज़ अ बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 4 वीक्स, यानी कि 3 से 4 वीक लगते हैं इसके कुछ सिम्टम्स को दिखाई देने में। इसका इन्फेक्शन होता है जो भी म्यूकोजल साइड होता है एट द जेनेटेलिया, जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन पर ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। एज वेल एज रेक्टल एंड ओरल रीजन पर भी ये बैक्टीरिया इफेक्ट या फिर इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं, फर्स्ट है प्राइमरी लेशंस जिसे कैंकर कहा जाता है, और ये एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन दिखाई देता है। ये जनरली एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो भी होता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया मीन्स आउटसाइड से जो दिखाई दे सकता है, उस टाइप के सब एक्सटर्नल जेनेटेलिया लाइक मेल में पेनिस वगैरह या फिर टेस्टिस के ऊपर ये लेशंस दिखाई देते हैं। स्किन के रैशेस होते हैं, माइल्ड सा फीवर आता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, देन हेयर का लॉस यानी कि बालनेस प्रोड्यूस होता है, देन पैरालिसिस भी हो सकता है, देन डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं एट दी हार्ट एंड द ब्रेन। ये उस टाइम पे होगा जब इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाता है। देन इसके प्रिवेंटिव मेजर के लिए कुछ ऑप्शंस है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल है कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, जितने भी लोग हैं उनमें सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। देन हाइजीन के बारे में इनको नॉलेज होना चाहिए, दैट हाउ टू मेंटेन सेक्स हाइजीन। देन अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। एंड इफ़ देयर इज कोइटस या फिर अगर कहीं कॉपुलेशन हो रहा है देन एटलीस्ट कॉन्डोम को यूज़ करना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए सम एंटीबायोटिक्स यहाँ प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, स्पेसिफिकली पेनिसिलिन इज यूज। सो ये था अबाउट द सिफिलिस। सिफिलिस में आपको याद रखना है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से 4 वीक, और ये इसका इन्फेक्शन साइट यानी एक्चुअली कहाँ पे एक्ट करता है। सो ये एक्ट करता है जितने भी जेनेटेलिया का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उस म्यूकस मेम्ब्रेन पर ये एक्ट करता है। देन नेक्स्ट डिसीज है गोनोरिया, जिसका कॉजेटिव एजेंट होता है नाइजीरिया गोनोरी। इट इज ऑल्सो बैक्टीरिया, ये भी एक बैक्टीरिया का टाइप होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड वैरी करता है मेल एंड फीमेल में। सो मेल में कितना होता है, सो मेल में 2 से 14 दिन में ही दिखाई देता है कि हाँ कुछ इन्फेक्शन हुआ है, बट इन केस ऑफ फीमेल कम से कम 7 से 21 डेज लगते हैं कि सिम्टम्स कुछ दिखे इसके लिए ही। अगेन इसका भी साइट ऑफ एक्शन या फिर जहाँ पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है ये वही होता है यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, देन रेक्टम है, देन थ्रोट एंड ऑल्सो आईज। आई यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट है, यानी ये आईज तक भी इन्फेक्शन जा सकता है। सो गोनोरिया का बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा, सो यूरिन, हमारा जो यूरिन ट्रैक होता है एज वेल एज जेनिटल ट्रैक होता है, इन दोनों भी ट्रैक पर जितना भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है इन सब म्यूकस मेम्ब्रेन पर ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। एज वेल एज इट कैन प्रोड्यूस इन्फेक्शन एट द रेक्टम यानी एनल रीजन के ऊपर भी आ सकता है, एंड थ्रोट एंड आइज के ऊपर भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। सिम्टम्स की अगर बात की जाए देन मेल में क्या होता है, सो यहाँ पे मेल में पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ यूरेथ्रा होता है, यानी यूरिन पास करने में कोई दिक्कत आ सकती है, एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट का भी पार्शियल ब्लॉकेज हो सकता है, बिकॉज मेल्स में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एक कॉमन ट्रैक्ट होता है जहाँ से सेम ट्रैक से सीमन एज वेल एज यूरिन दोनों का भी पासेज होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे दोनों के भी पासेज में ब्लॉक या फिर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ऑल्सो
पेनिस से पस का पास होना, यानी पस बन जाता है और ये पेनिस से पास होने लगता है। पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है जब भी यूरिनेशन होता है उस टाइम पे। ऑल्सो जॉइंट्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, यानी जॉइंट्स भी इन्फ्लेम होते हैं या फिर जॉइंट्स में पेन होने लगता है, दैट इज अर्थराइटिस। फीमेल में इसके सभी जो सिम्टम्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। सो इन केस ऑफ फीमेल पेल्विक इन्फ्लेमेशन होता है, यानी जो पेल्विक रीजन होता है ये इन्फ्लेम हो जाता है, इसमें सूजन आ सकती है या फिर पेन होने लगता है। देन यूरिनरी ट्रैक्ट में भी कंप्लीटली यहाँ इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन में सेम जैसे मेल में होता है बर्निंग सेंसेशन वगैरह एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, सेम उसी टाइप के कुछ सिम्टम इसमें भी दिखाई देते हैं। ऑल्सो अर्थराइटिस भी यहाँ पे हो जाता है। Then the child born to the affected mother can be suffer from gonococcal ophthalmia। अगर कोई मदर है जो गोनोरिया से इफेक्टेड है या फिर पॉजिटिव है, उसको गोनोरिया का इन्फेक्शन है, अगर इस टाइप की मदर किसी बेबी को अगर बर्थ देती है, सो उस टाइम पे जो गोनोरिया का बैक्टीरिया है इट कैन अफेक्ट द आई साइट ऑफ दैट फीटस। उस बच्चे के आँखों पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है और इस बैक्टीरिया ने अगर आँखों पर कोई इन्फेक्शन किया है सो इसे कहा जाता है दैट इज गोनोकोकल ऑफ्थाल्मिया एंड दिस केस कैन ऑकर अगर मदर इन्फेक्टेड है तो। एंड गोनोकोकल वल्वोवजाइनाइटिस फॉर द गर्ल्स बिफोर प्यूबर्टी, और अगर कोई मदर किसी फीमेल को ही और बर्थ देती है सो उस टाइम पे ये भी हो सकता है कि गोनोकोकल वल्वोवजाइना, यानी जो फीमेल का वजाइनल ट्रैक्ट होता है यहाँ पे इस बैक्टीरिया का अगेन इन्फेक्शन पाया जाता है और ये सब बिफोर प्यूबर्टी भी दिखाई दे सकता है बिकॉज यहाँ पे मदर इन्फेक्टेड थी। देन प्रिवेंटिव मेजर्स में अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सेम, दैट इज सेक्स हाइजीन होना चाहिए। देन कॉन्डम का यूज व्हाइल कॉइटस। देन अननोन एंड मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे सेफिक्सिम नाम का एंटीबायोटिक जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का क्या मीनिंग होता है? अगर कोई कपल या फिर अगर अगर कोई कपल ट्राई कर रहा है फॉर द प्रेगनेंसी नेचुरली बट 1 साल तक कंटिन्यूसली मीन्स अनसेफ सेक्स होने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही देन दैट कंडीशन इट कैन बी कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। सो इनफर्टिलिटी में क्या होता है, देयर इज सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू आइदर मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, दोनों में से किसी एक के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। सो इस कंडीशन को कहा जाता है इनफर्टिलिटी। हाउएवर इनफर्टिलिटी के लिए काफ़ी सॉल्यूशंस आज अवेलेबल है, यानी अगर किसी कपल में कहीं पे कोई डिफेक्ट भी है फॉर द प्रेगनेंसी या फिर कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्टिल बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिस ऑप्शंस के साथ वो किसी एक बेबी को अपना बना सकते हैं या फिर दे कैन बिकम पेरेंट्स। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो इसमें फर्स्ट जो सॉल्यूशन है इट इज़ नोन एज IVF या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। सो इसमें क्या होता है, IVF में सिंपल एग एंड स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन जो एक्चुअली इनसाइड द बॉडी होता है इसको बाहर किया जाता है आउटसाइड द बॉडी इन द लैब, और लैब में जितने भी रिक्वायर्ड कंडीशंस होती है इन सभी कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है एंड देन जाइगोट का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे ही जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो बन जाता है जिसमें विच इज़ अप टू 8 ब्लास्टोमियर, फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ मदर के फेलोपियन ट्यूब में इसको बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो ये केस कब फॉलो किया जाएगा, अगर मेल एंड फीमेल में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है एग एंड स्पर्म का, सो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन आउट ऑफ द बॉडी किया जाता है इन अ टेस्ट ट्यूब या फिर इन अ लैब, एक लैब के स्पेसिफिक कंडीशन में किया जाता है। एंड देन जैसे ही जाइगोट या फिर एम्ब्रियो बन जाता है अर्ली स्टेज वाला, इसको वापस से उसी फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद में एक और मेथड है विच इज़ नोन एज ZIFT या फिर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। सो जिस तरह से यहाँ नाम में ही पता चल रहा है इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र ऑफ जाइगोट, यहाँ पे भी आउटसाइड में ही जाइगोट बनाया जाता है, मीन्स बॉडी के आउटसाइड एग एंड स्पर्म का कॉम्बिनेशन, देन जाइगोट का फॉर्मेशन, और इस जाइगोट को बाद में ट्रांसफ़र किया जाता है इंट्राफेलोपियन
यानी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। अभी ये कंडीशन या फिर इस टाइप का सॉल्यूशन कब यूज़ किया जाएगा? सो इट कैन बी यूज्ड अगर फेलोपियन ट्यूब में कहीं पर ब्लॉकेज है। अगर फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, इसके कारण वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा होगा, सो दैट्स वाई इन दैट केस ये वाला सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। ओके, सो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ और कौन कौन से सॉल्यूशंस है फॉर इनफर्टिलिटी। द नेक्स्ट है गिफ्ट या फिर गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अभी इसमें क्या किया जाता है? ओके, सो इन दिस केस यहाँ पे क्या किया जाता है? देर इज डेवलपमेंट, इट इज डेवलप इन द केसेस जहाँ पे सिर्फ एंट्रेंस ऑफ द ओविडक्ट इज ब्लॉक, या फिर एंट्रेंस में कोई प्रॉब्लम है, या फिर अपर सेगमेंट ऑफ द ओवरी या फिर ओविडक्ट इज ब्लॉक। अगर ओवरी या फिर ओविडक्ट का कोई पासेज या फिर कोई ओपनिंग अगर ब्लॉक है, देन इस टाइम पे इस वाले मेथड को, इस वाले सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है। ओके, बाकी अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मेथड, अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सिंपल हमें यहाँ पे इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है? इट इज़ इंट्राफेलोपियन। सो गैमेट, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें देन गैमेट में होता है स्पर्म एंड एग। सो सिंपल इन दिस मेथड इसमें क्या किया जाता है? अगर किसी फीमेल में यही वाला प्रॉब्लम है कि उसके बॉडी में फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा, सो उस फीमेल या फिर किसी एक अनदर कपल का एग एंड स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, और वहाँ पे जिस तरह से नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है उस तरह से नॉर्मली कंडीशंस आगे बढ़ती चलती है, एंड वो फीमेल बस उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द डेवलपमेंट, बस, और बाकी कुछ भी नहीं होता। एंड एक्चुअली इस मेथड का जो रेशो है फॉर द सक्सेस, इट इज़ जस्ट अबाउट 30%, यानी सिर्फ 30% केसेस में ही यहाँ सक्सेस मिलता है इन केस ऑफ GIFT। इसमें सिंपल क्या होता है? स्पर्म एंड जो एक सेल होते हैं किसी अनदर कपल के, इसको किसी एक अनदर फीमेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फॉर द फर्दर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है इट इज़ ICSI विच इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो इसमें इसमें बस सिंगल एक जो स्पर्म सेल होता है डायरेक्टली इसको इंजेक्ट किया जाता है एट दी ओवम साइट, यानी जो एक नेचुरल मेथड होता है जिसमें ओवम के ऊपर स्पर्म जाता है एंड देन ये पेनिट्रेट करता है एंड फिर फर्टिलाइजेशन होता है। सो ये वाला जो मेथड है इसको लैब में किया जाता है under all the required condition, and this method is known as ICSI या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है एट द ओवम साइट। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो इसके अंदर सिंपल वॉट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में एक मेल का सीमन या फिर जो स्पर्म फ्लूइड होता है इसको डायरेक्टली प्रेग्नेंट वुमन में या फिर जो वुमन को प्रेगनेंसी चाहिए उसके सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है, एंड इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो इसमें सिंपल जो भी स्पर्म होता है इसे सर्विक्स में यूजिंग इंजेक्शन डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है। द नेक्स्ट मेथड है IUI, दैट इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें अगेन सेम स्पर्म या इंसेमिनेशन में सिंपल की स्पर्म की एंट्री। सो इंसेमिनेशन इस वाले मेथड में भी जो स्पर्म होता है इसको डायरेक्टली यूटेराइन या फिर जो यूटेरस होता है इसमें इंजेक्ट किया जाता है, एंड देन फर्दर जो भी प्रोसेस होती है नेचुरली ये होते रहती है। नेक्स्ट है स्पर्म बैंक या फिर सीमन बैंक। अभी स्पर्म बैंक या फिर सीमन बैंक का मीनिंग होता है सिंपल यहाँ पे यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मीनिंग होता है काफ़ी लो टेम्परेचर पे अगर कुछ स्टोर करके रखा जा रहा है, इट इज़ नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। सो यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन अगर कोई मेल अपना स्पर्म को डोनेट करना चाहता है सो दे कैन डोनेट देयर स्पर्म, और इस स्पर्म को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। जिस तरह से ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है, जैसे ही नीड आती है या फिर अगर ज़रूरत पड़ती है दोनों से यूज़ किया जाता है, सो उसी तरह से यहाँ पे स्पर्म बैंक में भी जो डोनेट किया हुआ सीमन या फिर स्पर्म होता है इसको यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन स्टोर किया जाता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, एंड देन इट इज़ डोनेटेड, जिसे भी चाहिए उसको डोनेट किया जाता है। देन एक कंसेप्ट है अबाउट सरोगेट मदर। सो सरोगेट मदर का क्या मीनिंग होता है? सरोगेट मदर इट मीन्स
अगर कोई कपल है जिन्हें बच्चा चाहिए, बट अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, फीमेल बच्चे का कंप्लीट या फिर फीटस का कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते अपने खुद के वूम में, इस टाइम में जो एम्ब्रियो होता है इस कपल का, या फिर जो जायगोट स्टेज होती है, उस टाइम पे इस कपल का जायगोट या फिर एम्ब्रियो किसी अनदर फीमेल के वूम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जस्ट फॉर द नरिशमेंट एंड द डेवलपमेंट। बाकी जेनेटिकली उस वुमन का एंड उस फीटस का कोई भी कनेक्शन नहीं होता। सो इस कंडीशन में वो जो मदर होती है, इसे कहा जाता है सरोगेट मदर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सरोगसी। ओके, सो सरोगसी जनरली काफ़ी लोगों ने इसको किया भी है अडॉप्ट। यू कैन सिंपल सर्च ऑन द गूगल, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने सरोगसी को अपनाया है। इसमें सिंपल मतलब इसमें ये कंडीशन होती है कि खून हमारा है, जीन्स हमारे हैं, बस हमें जो 9 मंथ का पेन है ये बियर नहीं करना होता, ये किसी और को बियर करने के लिए दे दिया जाता है, बस सिंपल। दिस इज नोन एज सरोगसी। देन इसके बाद में कंसेप्ट आता है अबाउट एडॉप्शन। एडॉप्शन का मीनिंग होता है कि किसी को गोद लेना। सो अगर कोई कपल है जिन्हें सच में बच्चा चाहिए बट नहीं हो रहा, कोई भी सोल्यूशन अगर काम नहीं कर रहा, बिकॉज जितने भी इनफर्टिलिटी के लिए सोल्यूशंस हैं इनमें से किसी का भी 100% सक्सेस रेशियो नहीं होता। ये डिपेंड करता है कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल मेंटल स्टेट पे, दोनों भी, मेल एंड फीमेल दोनों के भी। सो अगर कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कोई भी ये सोल्यूशन काम नहीं कर पा रहा, देन वहाँ पे एक सोल्यूशन होता है एडॉप्शन, या फिर जिसे हम बोलते हैं गोद लेना। अगर नहीं ही है बच्चा, देन डायरेक्टली कहीं से गोद ले सकते हैं या फिर अडॉप्ट कर सकते हैं। बट एडॉप्शन या फिर गोद लेने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी क्राइटेरिया होता है। इसमें फर्स्ट आता है एटलीस्ट जो भी अडॉप्ट कर रहा है इसका एज एटलीस्ट 21 होना चाहिए। ऑल्सो वो इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए, इतना स्टेबल कि वो जिस संतान को उसने गोद लिया है इसका अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सके या फिर उसको मेंटेन कर सके। सो ये था अबाउट एडॉप्शन। अब इसके बाद में नेक्स्ट इज अबाउट द हेल्थ या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी इनफर्टिलिटी के केसेस आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है? सो सबसे पहले कि हमारा खाना पीना, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस, ये सब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सेक्स हेल्थ के ऊपर या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करते हैं। सो कुछ और पॉइंट्स जो एक्चुअल में इफ़ेक्ट करते हैं इन दिस सेक्स हेल्थ या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें आता है कि जो कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोई ना कोई चीज़ों का लत होता है या फिर वो काफ़ी एडिक्टिव होते हैं उस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल टोबैको है, तंबाकू है, मैरिजुआना यानी चरस, गांजा, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑल दिस थिंग्स, ये सब कहीं ना कहीं पे काफ़ी बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो इन केस ऑफ मेल, अगर कोई मेल इस टाइप के कंटिन्यूसली किसी चीज़ का सेवन कर रहा है या फिर किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है, सो ये सब चीज़ें उसके टेस्टिकल्स पर इफ़ेक्ट करती है एंड जो भी स्पर्म प्रोड्यूस होने वाले हैं, सो स्पर्म का काउंट कम हो जाता है या फिर स्पर्म का हेल्थ कम होता है, स्पर्म की एक्टिविटी कम हो जाती है। सो इस टाइप के कुछ इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं इन दैट मेल। सो ऑल दिस थिंग्स, जो इस तरह के एडिक्टिव थिंग्स होती है, ये किसी भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। ओके, सो अभी आई थिंक ये हमारा लास्ट पॉइंट था इस दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर का ये था हमारा लास्ट पॉइंट और यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और कंटिन्यूसली स्टडी कीजिए। थैंक यू।